हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एफडीआई के प्रॉज एंड कॉन्स, दैट इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और एक ब्रीफ डिस्कशन किया था ट्रिम्स के ऊपर। ठीक, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो वीडियो। और अगर आप आज मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के बारे में और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ने, दैट इज आपका OECD, इन्होंने लॉन्च किया था मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट ऑन 25 मई 1995 को। ठीक, अब नाम से समझ में आ रहा हो क्या है, इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है। ठीक है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि WTO ने भी अपनी ट्रीटी में ट्रिम्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसमें उन्होंने बताया था और कहा है कि आप ट्रेड में कोई बैरियर या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, और जैसा आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री के जो एंटरप्राइजेस उनको ट्रीट कर रहे हैं, सिमिलरली आपको फॉरेन एंटरप्राइजेस को भी ट्रीट करना है, राइट। लेकिन वो क्या था, एक छोटे लेवल पे था। ठीक, अब ये क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है सेट ऑफ रूल्स का। ठीक, तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, तो द स्टेटमेंट बाय द मिनिस्टर्स आइडेंटिफाइड 3 मेजर पिलर्स। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट बेसिकली 3 मेजर पिलर्स पे वर्क करता है। सबसे पहले है इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, नेक्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजाइम्स एंड इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स। मतलब कि अगर किसी कंट्री के बीच में कोई सी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। ठीक है, द पर्पस ऑफ द नेगोशिएशन वाज टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड वाइड रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू द रूल्स फॉर ट्रेड विद इन द GATT एंड WTO. Specific rules for investment and liberalization of restrictions would promote competition and economic efficiency across and within markets. तो अगर हमने ये सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं तो क्या पर्पस होगा, देखिए, अगर ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं या लिबरलाइजेशन मांगा जाता है रेस्ट्रिक्शंस में, तो किस लिए, ताकि कंपटीशन और ज़्यादा इन्हांस कर सके, आपकी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो इजीली ट्रांसफ़र हो पाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ठीक, अब जब टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र होंगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो ट्रेड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चीप रेट्स पे मिलेंगे, हाँ, जिससे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हमारी इकोनॉमी का। ठीक, encourage a broader dispersion of technology and capital and enhance economic growth and higher standard of living worldwide. The consumers would benefit directly from increased quality, wider choice and lower price on the goods and services. Producers who in today's global economy have no choice but to compete abroad would benefit from a level playing फील्ड। तो उनके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ग्लोबल मार्केट में जाके कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि ये MIA बनाया क्यों गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ व्हाई MIA, मतलब MIA क्यों बनाया गया, इसका फॉर्मेशन करने की क्या जरूरत पड़ गई, इसको समझते हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनको ग्लोबली काम करने के लिए या कंपटीशन में रहने के लिए अपने बिजनेस में हर एक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो उसका डेवलपमेंट एरिया हो, चाहे वो डिज़ाइन हो प्रोडक्ट का, चाहे गुड्स की सेल हो या उसकी सर्विस अवेल करानी हो। ठीक है, अब अगर बिजनेस को ये सब करना है तो उनकी कहीं ना कहीं एक फिजिकल प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, राइट।
बिना फिजिकल प्रेजेंस के अगर वो कोई भी चेंजेस करेंगे तो इतना ज्यादा पता नहीं चल पाएगा। तो वो फिजिकल प्रेजेंस कैसे पॉसिबल है? इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक, अब अगर किसी बिजनेस यूनिट को स्टैब्लिश करते हैं मैन पावर की, ठीक है, तो अगर हम कोई यूनिट फॉरेन कंट्री में लगाते हैं तो वहां के हम लोकल पीपल को ही हायर करेंगे। ठीक है, अब लोकल पीपल को हायर करने का क्या फायदा होगा कि वो मार्केट के एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट का जो एरिया है वो अच्छे से कवर कर लेंगे, राइट? क्योंकि जितना अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट या एनालिसिस एक लोकल लाइट कर सकता है वो उतना अच्छा कोई और बाहरी आदमी नहीं कर सकता। ठीक, जब हम रिसर्च और डेवलपमेंट करके एनालिसिस करके मार्केट का समझ लेंगे, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उनको कैसे प्रोडक्ट चाहिए, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, तो क्या होगा, एक कस्टमर्स के साथ हमारा पर्सनल टच जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस नो दैट टू बी कॉम्पिटिटिव दे मस्ट फंक्शन इन अ global economy in virtually all facets of their business, including the design, development, production and sale of goods and services. This often requires that the company establish a physical presence in overseas market so that it can hire local employees, participate in local research and development consortia, access skills and technology not available in the home market, and grow close to its customers. Such a physical presence can only be achieved through direct investments. ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। MIA के आने से पहले, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के आने से पहले, कई ढेर सारे बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हुई थी। ठीक है, जैसे कि आपकी नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जैसे नाफ्टा। प्रोविजंस हुए थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि थे गैट्स और ट्रिम्स। ठीक है, गैट्स स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रिम्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ऐसे कई ढेर सारे बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज बनाई गई थी इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, लेकिन ये क्या थी? बाईलेटरल थी, मतलब टू साइडेड थी। लेकिन हमको क्या चाहिए थी? कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स चाहिए थे, एक ऐसा रूल जो कि हर जगह फॉलो हो पाए। तो इसीलिए MIA को बनाया गया। ठीक, there was no comprehensive set of rules to help reduce barriers to investment or to protect the flow of international investment from arbitrary and discriminatory trade practices. तो इसीलिए एक set of rules, एक comprehensive set of rules बनाया गया जिससे investments में जो barriers या जो restrictions आ रहे हैं उनको reduce करा जा सके और जितने भी conflicts हो रहे हैं उनको भी हम कम कर सके। तो इसीलिए MIA की formation की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ MIA। अब MIA के क्या क्या की फीचर्स हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, ऑल लॉज, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अवेलेबल टू द पब्लिक। ठीक है, तो जितने भी लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस हैं या प्रोसीजर्स है वो क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और पब्लिक को इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द रूल्स शुड रीच वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ असेट। देखिए, प्लांट इन्वेंट्री, फाइनेंशियल असेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब एवरी टाइप ऑफ असेट का क्या मतलब हुआ कि टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों तरह की असेट्स पे ये रूल फॉलो होने चाहिए। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारी एक इंटैंजिबल असेट होती है। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझ लेते हैं। इंटेलेक्ट का क्या मतलब होता है? माइंड। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी या मैं कहूँ ऐसी असेट का फॉर्मेशन होना जहां पे हमने अपने आइडियाज को यूज किया हो। ठीक है, जैसे हमारा ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ये सब क्या होती है? हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होती है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज और न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इन्वेंशंस के थ्रू हम इन्हें गेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्विटेबली बाय गवर्नमेंट्स with regard to local competitors when they go abroad to establish and to operate an enterprise. In technical terms, MAI should provide for national treatment. MAI का मतलब MIA ही है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो देखिए इस पॉइंट में क्या बात कर रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि उनको नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। जो ट्रीटमेंट हम अपनी डोमेस्टिक इंटरप्राइज को प्रोवाइड कर रहे हैं सेम ट्रीटमेंट हमको फॉरेन इंटरप्राइज को भी देना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है
All foreign investors should be treated the same by the host government, that is MFN treatment. हमने पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था MFN ट्रीटमेंट, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टर्स नीड द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव की पर्सनल and their families to any of their facilities without incurring cumbersome immigration requirements. ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो अगर किसी पर्सन को या उनकी फैमिलीज को किसी दूसरी कंट्री में बुला के स्टे करवाते हैं जो कि उनकी खुद की कंट्री नहीं है, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े इमिग्रेशन से रिलेटेड. अब इमिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो बाहर से आके परमानेंटली किसी दूसरी कंट्री में स्टे करने लगे. ठीक है. अब अगर कोई दूसरी कंट्री में आके स्टे करेगा तो उसके लिए वेरिफिकेशंस काफ़ी ढेर सारे होंगे, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी जमा होते हैं कि पता करा जाता है कहाँ से है, पर्सन सही है कि नहीं. ठीक है. तो इन सब में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, ये पॉइंट ये कह रहा है. ठीक है. तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ अब समझते हैं हम मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मीगा. ये कहाँ से आया, पहले इसको जान लेते हैं. देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं. ठीक है. और इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, वर्ल्ड बैंक है. ठीक है. तो इनका अंदर वर्ल्ड बैंक के अंदर ऐसे 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्क करते हैं. वो क्या क्या है एक बार सुन लीजिए. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD. ठीक. नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA. ओके. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज IFC. मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मीगा, जो कि हम पढ़ेंगे. एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. ठीक. तो ऐसे ये 5 एजेंसीज हैं या 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करते हैं. ठीक. तो मीगा क्या है, उसका एक पार्ट है. ठीक है. तो मीगा स्टैब्लिश हुआ था 1988 में. और किस लिए स्टैब्लिश किया गया था, टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल्स. तो वर्ल्ड बैंक के बेसिकली ये 3 फंक्शंस हैं. ठीक. और इसलिए उनकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी ये मेन 3 फंक्शंस हैं जो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ठीक. पॉवर्टी को रिड्यूस करा जाए और लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको भी इम्प्रूव करें. ठीक है. तो मीगा फुलफिल्स दिस मैंडेट बाय ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटीज टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स. तो मीगा क्या हेल्प करता है, जो भी पॉलिटिकल रिस्क होता है इन्वेस्टर्स को या लेंडर्स को, उनसे उनको इंश्योर करता है या गारंटी देता है. ठीक है. अब देखते हैं. As a multilateral development agency, MIGA only supports investments that are developmentally sound and meet high social and environmental standards. मतलब कि मीगा सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को या उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करता है जो डेवलपमेंटली साउंड हो, मतलब डेवलपमेंट के पर्पज से सही हो और उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो या स्टैंडर्ड्स को उसके मैच कर रहे हो. ठीक. MIGA applies a comprehensive set of social and environmental performance standards to all projects and offers extensive expertise in working with the investors to ensure compliance of these standards. ठीक है. तो मतलब ये है कि मीगा एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है और एक्सपर्टाइज भी देता है ताकि जो भी उसके रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, चाहे सोशल पर्पज से हो चाहे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, सबका रूल्स फॉलो हो. मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करें. ठीक है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ अब समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मीगा के. फर्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट फ्लो ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू लेस डेवलप्ड मेंबर नेशंस. देखिए, वर्ल्ड बैंक का बेसिकली यही फंक्शन है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनकी हेल्प करना. क्यों? देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जो कंट्री लेस डेवलप्ड होगी या डेवलपिंग कंट्री होगी, है ना. और पॉवर्टी भी वही होगी और इसी अगर पॉवर्टी है तो इसी की वजह से जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है लोगों का पुअर है. ठीक. तो जो मेन फोकस होता है वर्ल्ड बैंक का वो होता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को राइज करने में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव इंश्योरेंस कवर टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल हजार्ड्स.
पॉलिटिकल हजार्ड का क्या मतलब हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने अपने रूल्स रेगुलेशंस में कुछ चेंज किया या पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस नुकसान से कौन बचाएगा, इसको मीगा बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू ऑफर अश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल हजार्ड सच एज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन करेंसी ट्रांसफर, वॉर एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायोलेशंस। ठीक है, देखिए ये तो हो गया पॉलिटिकल हजार्ड के बारे में, लेकिन जो नॉन कमर्शियल हजार्ड्स है, मतलब कि जो मॉनेटरी टर्म्स में जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, जैसे कि कोई वॉर हो गया या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इन सबसे भी अश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, मीगा प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टू इंश्योर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेटाइजेशन एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर इन्वेस्टर्स को कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट में कोई अगर एक्सपेंशन करना है या फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो इसके लिए कौन हेल्प करता है, मीगा हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट है, टू ऑफर प्रमोशनल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, अगर कुछ प्रमोशन की जरूरत है या कुछ एडवाइस की जरूरत है या एडवाइजरी सर्विसेज जरूरत है, तो वो मीगा प्रोवाइड करता है हमारे इन्वेस्टर्स को। ठीक, लास्ट पॉइंट है, टू सेट अप रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रिलायबिलिटी भी एक ऑब्जेक्टिव है मीगा का। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, और आपका जो एक टॉपिक है एफडीआई इन इंडिया, उसको अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काफी पुराना एडिशन है। ठीक है, और आपका रिवाइज वर्जन होगा, तो आई होप आपके पास जो डेटा होगा वो रिसेंट वाला होगा, तो आप ये बुक से अपनी पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट में जो आपके काफी ज्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स और मेजर्स, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा आपका, और उसमें ये टॉपिक पूछा ही नहीं गया था। ठीक है, मतलब ये जो मेजर्स हैं या इनके बारे में या मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, ये पूछा नहीं गया। लेकिन आप एकदम छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट्स में अगर पूछ लिया तो एटलीस्ट आपको कुछ तो आता रहे कि आप लिख सकें। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। आप, ये नहीं कह रही मैं कि आप एकदम छोड़ के जाइएगा, पेपर में नहीं आया, बस इतना बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा। तो अगर 5 to 10 मार्क्स में भी अगर आए तो आप इसको इजिली पेपर में लिख सकें, ऐसा ना हो कि आपका पेन रुक जाए। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को कवर करिए, सब कुछ पढ़ के जाइए। और 20 मार्क्स के लिए जहां तक है बात, तो देखिए मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगी 20 मार्क्स में कौन से चैप्टर्स या कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा गया, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन सिलेबस पूरा कवर करके जाइए। अगर आप 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे, तब कहीं आप 80 मार्क्स तक के लिए पहुंच पाएंगे, और रिड्यूस होके कहीं ना कहीं आपका 70-75% बन जाएगा। ठीक है, तो टारगेट ज्यादा लेके चलिए, ताकि जो आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो इजिली अचीव कर सकिए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर जाए। फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।